हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो क्लास 12th के केमिस्ट्री यूनिट 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पार्ट 1 जरूर देखें। आज हम लोग अब यूनिट 2 के अगले टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आणविक द्रव्यमान, और फिर आणविक द्रव्यमान से आगे के भी टॉपिक को देखेंगे। तो आज का यह जो अभी है सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज आणविक द्रव्यमान। साथियों, आणविक द्रव्यमान को लेकर एक और वीडियो बनाया गया है जिसमें बहुत ही डिटेल से बताया गया है। बेहतर तरीके से एकदम डिटेल में सीखने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अदरवाइज अभी यहाँ भी समझ सकते हैं। आणविक द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। आणविक द्रव्यमान ये होता क्या है? तो किसी भी पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो हम लोग इसे अब निकालना सीखेंगे। साथियों, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता, ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, कार्बन का 12 होता है। तो इसी तरह से जो है प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान याद होना चाहिए। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान याद रहेगा तो आप आसानी से उसकी आणविक द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। किसी भी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको उस अणु के प्रत्येक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान याद रहे तो परमाणु द्रव्यमान को आप लोग जरूर याद करें। परमाणु द्रव्यमान का लिस्ट आपके क्लास 9th के केमिस्ट्री के पेज नंबर 52 में मिल जाता है, वहां से उसे जरूर याद करें। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। यदि हम लोग आणविक द्रव्यमान की बात करें तो जैसे कि यहाँ 1 नंबर में है C6H6, यह जो है बेंजीन का होता है। अब बेंजीन का आणविक द्रव्यमान निकाले तो कैसे निकालेंगे? तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना है, जो परमाणु का जितना संख्या है वह संख्या और उस परमाणु के वजन से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे कार्बन 6 है तो 6 या गुना 1 कार्बन का वजन होता है 12, तो 12 लिख दिया गया। फिर प्लस दे करके, और फिर हाइड्रोजन कितना है? 6 है, तो 6 और 1 हाइड्रोजन का वजन होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब 12 6 के 72, फिर प्लस था तो प्लस 6 गुना 1 6 हो गया, 72 6 78 यूनिट हो गया किसका? ये हो गया आणविक द्रव्यमान बेंजीन का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक अम्ल, जिसका अनुसूत्र होता है CH3COOH। इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो CH3COOH, यहाँ कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 का गुना 1 कार्बन का वजन होता है 12, तो 12 फिर प्लस हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 3 है, तो 3 गुना 1 का वजन होता है 1, तो 1 प्लस कार्बन है, फिर तो कार्बन 1 गुना 12 होता है इसका वजन। ऑक्सीजन कितना हो गया है? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 गुना यहाँ हो जाएगा 1 ऑक्सीजन का वजन 16, तो 16 प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1 गुना 1, तो 12 गुना 1 हो गया 12, 3 गुना 1 हो गया 3, 12 गुना 1 फिर 12, 16 दूनी 32 हो गया, और 1 गुना 1 हो गया 1, और जब सबको जोड़ देते हैं तो इस सबको जोड़ने पर मिलता है 60। तो ये हो गया 60 यूनिट हो गया किसका? एसिटिक अम्ल का। हम लोग एसिटिक अम्ल को कितना निकाले? इसका आणविक द्रव्यमान, इसका निकाले 60 यूनिट। जो मोलर मास है अर्थात आणविक द्रव्यमान, इसको यू से यूनिट भी लिख सकते हैं, या फिर ग्राम पर मोल, या फिर AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट अर्थात AMU भी लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं, या फिर ग्राम पर मोल में लिख सकते हैं किसको? आणविक द्रव्यमान को। इसी तरह से नेक्स्ट निकाल के दिखाया गया है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का। आप लोग आसानी से सबको निकाल सकते हैं। पोटेशियम कितना है? 1 है, तो 1 गुना 1 का वजन कितना था? 1 पोटेशियम का वजन होता है 39, तो 39 दे दिए। फिर प्लस क्लोरीन का 1 है, तो 1 है, तो 1 गुना 1 क्लोरीन का वजन 35 होता है, लिख दिए। फिर प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे का 1 है 3, तो 3 गुना 1 का वजन होता है 16, तो 16 लिख दिए, और सबको अब गुना करके लिख लीजिए। 39 गुना 1 39, प्लस 35 गुना 1 35,
फिर प्लस 16 गुना 3 हो गया 16 3 48 और सबको जब जोड़ दिए तो निकल गया कितना 122 यूनिट। साथियों यदि आपको राइटिंग फ्रेश नहीं दिख रहा हो तो इसके लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर ले ताकि आपको राइटिंग फ्रेश दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल जिसका अनुसूत्र होता है C2H6O2। C2H6O2 इसका मोलर मास अगर ज्ञात करें तो देखिए निकालते हैं हम लोग। C2 है यानी कि कार्बन 2 है तो 2 गुना 1 का वजन होता है 12 तो 12 लिख दिए। फिर प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 गुना 1 का वजन 1 होता है तो 1। फिर प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 2 गुना 1 का ऑक्सीजन का वजन होता है 16 तो 16 लिख दिया। अब 2 गुना 12 किए तो 24 फिर प्लस था तो प्लस 6 गुना 1 6 प्लस 16 दूनी 32 और सबको जोड़ दिए तो कितना निकल गया 64 यूनिट निकल गया। यह किसका निकला एथिलीन ग्लाइकोल का। अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल के एक अणु का वजन कितना होता है 64 यूनिट कह सकते हैं या 64 AMU भी कह सकते हैं। अब ये जो आणविक द्रव्यमान है यह निकाला गया है बेंजोइक अम्ल का जिसका अनुसूत्र होता है C6H5COOH। तो इसका भी हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है 6 है तो 6 गुना 1 कार्बन का वजन होता है 12 तो 12 लिख दिए। फिर प्लस हाइड्रोजन यहाँ 5 है तो 5 गुना 1 का वजन होता है 1 तो 1 लिख दिए। फिर प्लस अब यहाँ कार्बन कितना है 1 है तो 1 गुना 1 कार्बन का वजन 12 हो गया तो यहाँ 12 लिखिए। फिर प्लस दे करके ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया तो ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ पे अलग अलग करके दिखा दिया गया है। एक ऑक्सीजन तो 1 गुना 16 हो गया। फिर प्लस एक ऑक्सीजन और है तो 1 गुना 16। फिर प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1 गुना 1। अब सबको गुना करके प्लस में लिख दिया। 12 छके 72 हो गया। 5 गुना 1 5 हो गया। फिर प्लस 12 1 12 फिर 16 गुना 1 16 फिर 16 गुना 1 16 और फिर प्लस 1 गुना 1 1 और सबको जब जोड़ते हैं तो आ जाता है 122 यूनिट। यह निकल गया किसका बेंजोइक अम्ल का। इसी तरह से आप पोटेशियम परमैंगनेट का निकाल सकते हैं। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निकाल सकते हैं और भी अलग अलग प्रकार के अणु का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यह आणविक द्रव्यमान निकालना सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इस चैप्टर में आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाना है हम लोगों को। दोस्तों इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मोल में कितने कण होते हैं। कभी कभार आ जाता है ये क्वेश्चन 1 मोल में कितने कण होते हैं। अगर हम लोग 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं और ये जो कण है 6.023 इंटू 10⁻23 कण यह 1 Na के बराबर होता है। Na का मतलब है एवोगाड्रो नंबर। N से नंबर और A से एवोगाड्रो पूरा बन जाता है एवोगाड्रो नंबर। अर्थात हिंदी में इसको एवोगाड्रो संख्या एवोगाड्रो नियतांक भी कहा जाता है। तो 1 मोल 1 Na के बराबर होता है और 1 Na में जो है 6.023 इंटू 10⁻23 कण पाए जाते हैं। तो यह कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 मोल में कितने कण होते हैं। तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है अमलगम। अमलगम क्या होता है तो किसी भी परमाणु और हाइड्राजाइरम के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। किसी भी परमाणु और हाइड्राजाइरम का संकेत क्या होता है Hg होता है जिसको मरकरी भी हम लोग कहते हैं। तो परमाणु और हाइड्राजाइरम के मिश्र धातु को ही क्या कहते हैं अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक और हाइड्राजाइरम दोनों मिल गया तो यह क्या हो गया जिंक का अमलगम। यहाँ सोडियम और हाइड्राजाइरम है तो यह हो जाएगा सोडियम का अमलगम। उसके बाद Au अर्थात सोना है और हाइड्राजाइरम मिल गया उसमें तो सोने का अमलगम। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु या धातु और हाइड्राजाइरम के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम मतलब मिश्रण। किसका किसका मिश्रण तो यह अमलगम जो है यह मिश्रण है धातु परमाणु और हाइड्राजाइरम का। धातु परमाणु और हाइड्राजाइरम के मिश्रण को ही कहते हैं अमलगम। अमलगम याद रहेगा साथियों किसे कहते हैं अमलगम। किसी भी धातु परमाणु और हाइड्राजाइरम के मिश्र धातु को कहते हैं अमलगम। अगर जिंक में हाइड्राजाइरम मिल गया तो जिंक का अमलगम, सोडियम में मिल गया तो सोडियम का अमलगम। इस तरह से अलग अलग अमलगम होते हैं। अर्थात किसी भी धातु में यदि हाइड्राजाइरम मिला तो उसी को कहते हैं अमलगम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है विलयन की सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूशन। यह जो है प्रतिशत के पद में होता है। विलयन की सांद्रता किस पद में? प्रतिशत की पद में ज्ञात किया जाता है। विलयन की सांद्रता के प्रतिशत के पद में उसे ज्ञात किया जाता है और यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। याद रखा साथियों, कौन कौन? पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यह 3 होता है विलयन की सांद्रता के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, इस चीज से इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। ये क्या होता है? तो किसी भी विलयन के प्रति 100 ग्राम भाग में घुले हुए घुल्ले की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। याद रहेगा साथियों, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो किसी भी विलयन के प्रति 100 ग्राम, विलयन कितना लेना है? 100 ग्राम। किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम भाग में घुले हुए घुल्ले की मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। प्रतिशत में कितना होता है? 100। तो हम कहेंगे किसी विलयन के 100 ग्राम, 100 क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ प्रतिशत है और प्रतिशत का वैल्यू कितना? 100। तो किसी भी विलयन के प्रति 100 ग्राम में जितना घुल्ले घुलता है उसी घुल्ले की मात्रा को ही कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या हो जाता है? घुल्ले की मात्रा। इसका सूत्र बनाने का एक ट्रिक है कि जिसमें में लगा हुआ है उसको नीचे रख देना है, जिसमें में लगा हुआ है उसको नीचे। द्रव्यमान प्रतिशत तो हम लोग लिखेंगे मास परसेंटेज, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मास परसेंटेज बराबर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसी भी विलयन के प्रति 100 ग्राम भाग में, तो जो संख्या है उसको बटे देकर अब बीच में गुना कर देते हैं 100 से। अब क्या है? किसी बिलियन, तो बिलियन का क्या होता है? बिलियन का वजन को लिखते हैं W से, तो W हो गया नीचे। तो किसी भी बिलियन के प्रति 100 ग्राम, संख्या वाला को बगल में गुना कर दिए और जो बिलियन है उसको नीचे। घुले हुए घुल्ले की मात्रा को, बचा कौन? घुल्ले। तो घुल्ले के वजन को क्या चीज से लिखते हैं? घुल्ले के वजन को लिखते हैं W2 से। तो ये W2 बटे W गुना 100, यह हो गया क्या चीज? मास परसेंटेज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर W2 बटे W और गुना 100, जहाँ W2 क्या है? सोल्यूट का वजन अर्थात घुल्ले का वजन और W है विलयन का वजन यानी कि सॉल्यूशन का वजन। तो ये फॉर्मूला है मास परसेंटेज बराबर W2 बटे W गुना 100। अब कई बार प्रश्न में क्या रहता है कि सीधे W2 या W का मान नहीं दिया हुआ रहता है, हो सकता है W1 और W2 दिया हुआ है, W नहीं, तो W बराबर सूत्र होता है W1 प्लस W2। अगर W1 W2 पड़ता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? W निकल जाएगा, अर्थात विलयन का वजन। विलयन का वजन के लिए विलायक का वजन और विलय, ये है W1 है विलायक का वजन, W2 है विलय का वजन, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा विलयन का वजन। तो ये हमारा फॉर्मूला है मास परसेंटेज का, इसी हम लोग याद करेंगे। मास परसेंटेज बराबर W2 बटे W गुना 100%। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न का हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 80 ग्राम यूरिया के जलीय घोल में 20 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, तो यूरिया का मास परसेंटेज ज्ञात करें। क्या कहा है क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन कहा कि 80 ग्राम यूरिया के जलीय घोल में, यहाँ घोल कह दिया ना, यूरिया का जलीय घोल कितना है? 80 ग्राम। तो घोल के वजन को क्या चीज से लिखते हैं? W से। तो W का वैल्यू हो गया कितना? W का वैल्यू हो गया 80 ग्राम। कितना हो गया? 80 ग्राम। यहाँ पे भी लिखा हुआ है W का वैल्यू 80 ग्राम। और 20 ग्राम यूरिया घुला है, घुला कितना है? 20 ग्राम। तो जो घुलता है उसके वजन को क्या चीज से लिखते हैं? W2 से। तो W2 हो गया कितना? W2 हो गया 20 ग्राम। तो हम लोग अब फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है W2 बटे W गुना 100। तो W2 का मान है 20 बटे W का मान हो गया 80 और गुना 100 हो गया। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और फिर इधर 2 से 2 बचे 10, तो क्या बच गया? 5 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा? 25% आ गया आंसर इसमें यूरिया का मास परसेंटेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 50 ग्राम जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घुला हुआ है, तो NaOH का मास परसेंटेज ज्ञात करें। देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ग्राम जल, ये नहीं कहा है कि घोल है, ये नहीं बोला कि घोल,
जल क्या होता है, जल तो विलायक होता है, तो विलायक के वजन को क्या चीज से लिखते हैं, W1 से। तो W1 का वैल्यू कितना हो गया 50, W1 का वैल्यू 50 ग्राम। और 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घुला है, जो घुलता है उसको क्या चीज से लिखते हैं, W2 से। तो घुला कितना है 10 ग्राम, तो W2 का वैल्यू हो गया 10 ग्राम। तो हम लोग जब NaOH का मास परसेंटेज याद करने जाएंगे तो NaOH का मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है W2/W गुना 100। तो W2 तो हम लोग को पता है, लेकिन W तो पता नहीं है, तो W बराबर हम लोग उधर फॉर्मूला पढ़े थे पीछे अभी कि W बराबर होता है W1 प्लस W2। तो W1 कितना निकल गया, W1 है 50 और W2 है 10, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 60। तो W का मान हो गया 60, तो W2 का मान हो गया 10 बटे W का मान हो गया 60 गुना 100। तो इधर कट जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, फिर यहाँ बचेगा 10, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, इधर ऊपर हो गया 5 गुना 10 50 और बटे में नीचे कितना हो गया 3, तो 50/3% निकल गया इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 ग्राम ग्लूकोज के जलीय घोल में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करें जबकि घोल में ग्लूकोज 30% है। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है कि यहाँ पे जो है जलीय घोल का मान यानी W का मान दे दिया है और कह रहा है W2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है 400 ग्राम ग्लूकोज के जलीय घोल में, घोल है तो घोल का मतलब W, तो W का मान कितना हो गया 400 ग्राम। और कह रहा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है, घुल्ले होता है, घुलता है ये, तो घुल्ले यानी कि W2 का वजन ज्ञात करना है, जबकि घोल में ग्लूकोज कितना प्रतिशत है 30% है। ग्लूकोज का प्रतिशत दे दिया है 30%। तो ये जो 30% दिया किसका दिया, ग्लूकोज का, और किस में है, घोल में है ना। तो जितना घोल है उतना का 30% क्या है, उतना का 30% है ग्लूकोज, तो घोल कितना है 400, तो घोल का 30% क्या है, ग्लूकोज है। ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि 30% उसमें, घोल में 30% क्या है ग्लूकोज। जब घोल में 30% ग्लूकोज है, इसका मतलब जितना घोल होगा उतना घोल का 30% निकलेगा ग्लूकोज। तो हम लोगों को तो ग्लूकोज का ही मान निकालना है ना, तो घोल का 30% क्या है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बराबर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बराबर हो जाएगा, ग्लूकोज बराबर जितना घोल है उतना का 30%। ग्लूकोज कितना है 400 है, तो 400 का 30% का मतलब होता है गुना, तो 400 गुना और 30 और प्रतिशत हटता है तो नीचे भाग में आता है 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ऊपर में 30 है, इधर बचेगा 4, तो 30 गुना 4 कितना हो जाएगा 120 ग्राम। यहाँ पे ये रहा 120 ग्राम, ये किसका निकल गया 120 ग्राम, 120 ग्राम निकल गया ग्लूकोज की मात्रा। साथियों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता के पहले प्रकार द्रव्यमान प्रतिशत को सीखा, साथ ही साथ मोल क्या होता है ये सीखा, अमलगम क्या है ये सीखा, और आणविक द्रव्यमान क्या होता है कैसे निकाला जाता है ये सीखा। अब हम लोग अगले वीडियो में द्रव्यमान प्रतिशत को तो इस वीडियो में हम लोग सीख ही चुके हैं, और अब अगले वीडियो में हम लोग विलयन की सांद्रता के दूसरे प्रकार आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत से आगे के थ्योरी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। तब तक आप सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते रहिए, और पार्ट 3 फिर जल्द ही आएगा, जिसमें आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन सभी चीज़ों का थ्योरी होगा, और साथ ही साथ इन सभी थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराए जाएंगे। साथियों अपने बेहतर पढ़ाई के लिए चैनल पे हमेशा बने रहे और सभी वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते रहें, और प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझें, और किसी प्रकार की यदि डाउट हो तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे DM करें, जो भी आपका डाउट होगा उन डाउट को वहाँ क्लियर किया जाएगा। तो चलिए साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही है, और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बंधु हमसे जुड़ सके और अपने पढ़ाई का तैयारी विशेष रूप से कर सके।